हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ये लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करने जा रहे हैं विद एनिमल किंगडम। बेसिकली इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं, फीचर्स है, उसके एग्जाम्पल्स है। आप लोग को क्लासेस के नाम याद रखने हैं, फाइलम के नाम याद रखने हैं, सारे डिविजन्स आप लोग को याद रखने हैं बेसिकली। तो आप लोग को इस चैप्टर में और प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर में सब याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। आप इसको थोड़ा इमेजिनेटिव रख के जो है थोड़ा और अच्छे से इसका मेमोरी बिल्ड कर सकते हो, वरना आप लोग को ये लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर ही सब लोगों के लिए प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर ये लगता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए याद ही रहता। जो भी एग्जांपल्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद ही रहते। तो आई वुड से कि ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है कि अगर आपने एक बार सही से याद रख लिया ना तो भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद में इसके मार्क्स लूज होने के आप लोग के पास में कोई चांस नहीं बचते, क्योंकि आप लोग का जो है एक डिफरेंस का एक पॉइंट बन गया है कि इसके अंदर और इसके अंदर ये डिफरेंस है। तो ये पर्टिकुलर वाली जो फीचर होगी वो इसी पर्टिकुलर डिवीजन या इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मिलेगी। तो आप लोग सही एमसीक्यू टिक करके आ जाओगे। आज का तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। यहाँ पर हम बेसिकली किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, इनटू अलग जो है फीचर्स के बेसिस पर के ये पर्टिकुलर जैसे आप लोग का नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, तो उसके बेसिस पे इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स कर दिए। फिर उसके बाद में आ जाता है आप लोग का सिमेट्री लेवल। सबसे पहले तो आप लोग को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली कि किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सिस्टम लेवल है, टिश्यू लेवल है, सेल्यूलर लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो ये सारी चीजें आप लोग का जो है बेस क्लियर होना चाहिए। सीलम के बारे में बात की गई है, यूसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है, क्या है, ठीक है। और आप लोग को बात की गई है ब्लास्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक है कि डिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। फिर जो है और बहुत तरीके के आप लोग के क्लासिफिकेशंस इसके अंदर दिए हैं। सिमेट्री के बारे में बात की गई है। बेसिकली इस चैप्टर में आप लोग को कुछ दिया ही नहीं है, आप लोग को सिर्फ फीचर्स दिए हैं, उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो क्या करेंगे हम आज के लेक्चर में, पूरा इंट्रोडक्शन हमारा बेस पूरा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि सिमेट्री कितने टाइप का है, ऑर्गन लेवल, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, देन यू हैव दिस टिश्यू लेवल, सेल्यूलर लेवल। तो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को दिए गए। उसके बाद में आप लोग को सिमेट्री के बारे में बात की गई है। सर्कुलेशन दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज सिस्टम, ठीक है। आप लोग को सेगमेंटेशन के बारे में बात की गई है। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया, नोटोकॉर्ड क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने कभी देखा नहीं उसे। तो सब चीज हम इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को मेरे साथ में उसको विजुअलाइज करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समझने की भी कोशिश करनी है, नोट्स साथ में बनाते रहना है। आई अंडरस्टैंड क्लियरली कि ये सारी लाइंस जो है आप लोग को क्या क्या फीचर होते हैं, एव्स में क्या फीचर देखे जाते हैं, मैमेलिया में क्या देखे जाते हैं, ये सब आप लोग को आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। लेकिन फिर भी आप लोग को जहां पर जो मैं बोल रही हूँ ना वो आप लोग को नोट डाउन करना है, इवन इफ इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। फिर भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। वो नोट्स जब आप लिख रहे हो ना, दैट इज अ मेथड ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स, ठीक है। लिख के याद करना इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स, और वो भी तब जब आप कॉन्शियसली आप लिख रहे हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बोल रही हूँ मैं, डिक्टेट कर रही हूँ तो आपने बस लिख दिया है। आप लोग को समझना है और अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करके उसको लिखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नोट्स जो आप कभी भी बना सकते हो। नोट्स का खूबसूरत होना, डेकोरेटिव होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको नोट डाउन कॉन्शियसली अपने वर्ड्स में नोट डाउन करना है। बिकॉज व्हेन यू नोट इट डाउन कॉन्शियसली, अच्छे से याद करके, दैट इज वो अपनी मेमोरी में आप लॉक कर रहे हो उसको, ठीक है। अपने ब्रेन में आप उसको लॉक कर रहे हो, ये चीज आप भूलोगे नहीं फिर, ठीक है। तो सिमेट्री है, सेगमेंटेशन है, नोटोकॉर्ड है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि पूरा क्लासिफिकेशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ना आप लोग को एक टेबल में दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये जो टेबल है ना, ये बहुत अगर आप अच्छे से कर लिए देन दैट इट इज डैम क्लियर फॉर एवरी व्यूअर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो। और ये अगर आपने कर लिया तो आगे के आपको सारे नाम याद रहेंगे, सारे डिविजन्स आप लोग को याद रहेंगे, फाइलम याद रहेंगे। उसके आगे फिर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम वीडियो वाइज करते जाएंगे। सो विल ट्राई आवर बेस्ट, हम उसको पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स। फीचर्स है, एग्जाम्पल्स है, डायग्राम्स है, सब आप लोग को याद रखना है। इसके आगे आप लोग को एक और फ्लो चार्ट दिया हुआ है जो कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा होगा, वो फ्लो चार्ट आप लोग को करना है। तो हम वो सारे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आगे के पार्ट्स बनेंगे, तब हम वो सब चीज़ों को एक साथ ठीक है बाइंड करेंगे और समझेंगे। और लास्ट में आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह आई बी मेकिंग अ लेक्चर जहाँ पर मैं जो है सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों को कराऊंगी, प्लांट किंगडम एज वेल एज एनिमल किंगडम के, ठीक है। तो अभी एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बिल्कुल डरना नहीं है इस चैप्टर से। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है अगर आप लोग इसको याद रख ले। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन। राइट, या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसके अंदर याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, और हम ये चैप्टर की हर एक लाइन को समझेंगे, पढ़ेंगे, और लास्ट में जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड होगा मेरे चैनल पर, ठीक है। उसके अलावा MCQs की प्रैक्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स, MCQ के PDF आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर द CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले। लेकिन उसके अलावा जो
MCQs रहेंगे वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर योर एग्जाम्स, फॉर कॉलेज एग्जाम्स और एज वेल एज नीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये चैप्टर क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर, एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर भरपूर कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है और एग्जाम्पल्स है, तो ये सारी ही चीज़ें याद करने वाली होती है। सो आई विल फर्स्ट क्लियरली मैं बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये क्लियरली रिविजन पर जितना रिवाइज करोगे उतना ये चैप्टर आप लोग का मजबूत होगा, उतना ये आप लोग लॉन्ग टर्म याद रख पाओगे। तो ये चैप्टर क्लियरली रिवीजन की तरफ ठीक है ज़्यादा डिपेंडेंट है। जितना रिवीजन करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितने एग्जाम्पल्स आप लिख के पढ़ के जिस तरीके से भी हो सकता है अगर से आप याद करने की कोशिश करोगे, ये चैप्टर आप भूलने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, आप लोगों को बस याद करते जाना है एग्जाम्पल्स को। और ये जो टेबल है इसके अंदर बहुत सारी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी इसके अंदर ठीक है पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, वो सारा ये जो टेबल है हम पहले इसमें समझ लेंगे, उसके अलावा हम दूसरा टेबल खुद से बना के पूरे चैप्टर का समरी उसके अंदर एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को समराइज़ करके एक टेबल फॉर्म में मैं आप लोग को अपलोड करके दे सकती हूँ। और उसके लिए भी आप लोग को जो है कंटिन्यूस का प्लेलिस्ट पूरा एंड तक के देखना है, क्योंकि एंड वाले लेक्चर में ही पूरे चैप्टर का रिविजन होगा और हर एक फाइलम के जितने भी हमारे पास में फीचर्स और एग्जाम्पल्स है और क्या उसके अंदर फीचर्स प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, उस सारे वे में टेबुलर फॉर्म में हम उसे रेडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट लाइन गिवन ओवर हियर। व्हेन यू लुक अराउंड यू ऑब्जर्व different animals with different structures and forms. Of course we have different animals around us. ठीक है, अलग structures होते हैं उनके और अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लाइक मॉस्किटो जो होता है वैसे उसका अगर आप फॉर्म देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो तो एज कम्पेयर टू डॉग एंड कैट बहुत डिफरेंट है, बट दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो सबसे पहले ये जो किंगडम एनिमे, इसको जो क्या कह सकते हैं हम, एनिमल किंगडम को किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इसी का नाम क्या है, किंगडम एनिमेलिया। देयर इज नथिंग मच डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, दूसरा, एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। देखो मिलियन स्पीशीज जो है डिस्क्राइब हुई है, इसके अलावा और बहुत सारी स्पीशीज है जो अब तक के आइडेंटिफाई भी नहीं हुई है, डिस्कवर भी नहीं हुई है। तो अब तक के जो हमने डिस्क्राइब कर पाए हैं वो कुछ ही मिलियन स्पीशीज है। इसके अलावा बहुत सारा जो है अभी तक के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानना, आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है, एंड देर आर चांसेस कि उन्हें हम डिस्कवर करें इससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये चैप्टर, ये जो है आप लोग को लास्ट के चैप्टर्स में दिया हुआ है अबाउट इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल वाले चैप्टर्स में आप लोग को ये लाइन्स दी हुई है। ठीक है, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पर जितने हमें स्पीशीज पता चलते जा रहे हैं इन एनिमल किंगडम इटसेल्फ। ठीक है, सिर्फ एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास में कितने किंगडम प्रेजेंट है, एनिमल किंगडम कितने नंबर पर आता है और हमारे पास में कितने किंगडम प्रेजेंट है। सबसे पहले तो वी हैव मोनेरा। ठीक है, मोनेरा ऑन फर्स्ट नंबर, जिसके अंदर क्या आते हैं, मेजरली बैक्टीरियाज आते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था फंजाई। ठीक है, दीज वर द किंगडम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है, फंजाई के बाद में आ जाता है प्लांटे और उसके बीच में एक आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा आता है, फिर फंजाई आता है, फिर प्लांटे एंड देन लास्टली एनिमेलिया। तो जो एनिमेलिया ग्रुप था, जो किंगडम था, ये कैसा है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वी कैन से डेवलप इवॉल्व्ड फॉर्म में जो आया है दैट इज किंगडम एनिमेलिया। और जो सबसे प्रिमिटिव नेचर का है दैट इज किंगडम मोनेरा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में 5 किंगडम्स थे जिसके अंदर से हमने क्या क्या डिस्क्राइब कर लिया अब तक के, क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्टली मोनेरा, ये चैप्टर में हो चुका है इन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आता है फंजाई। ठीक है, वो वाला भी आप लोग को बायोलॉजी क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में दिया था। प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटे अलग से था जो इसके पहले चैप्टर प्रेजेंट है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, फिर एनिमेलिया आ जाता है। अब ये एनिमेलिया आज हम करने वाले हैं, ये एक किंगडम है, इसके अंडर में क्या आ जाएंगे, बहुत सारे फाइलम आ, फाइलम के अंदर क्लासेस आते हैं, उसके सब क्लासेस मिलते हैं। ठीक है, नाउ तो ये तो हमने पढ़ लिया कि क्योंकि हमारे पास में मिलियंस ऑफ स्पीशीज हमने डिस्क्राइब कर लिए हैं, इसलिए वी नीड टू क्लासीफाई देम। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम उससे सही से कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सके और उसकी जो है वी कैन से उसे क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज वी हैव लार्ज अमाउंट एंड ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जो हमें पता है, अगर हम उससे क्लासीफाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जंबल हो जाएगा सबसे पहली बात। ठीक है, तो इससे हमने क्या करना है, अच्छे से क्लासीफाई करना, उसके बेसिस हमारे पास में क्लियर होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज। मतलब हमें जो नई स्पीशीज पता चलती जा रही है उसे किधर असाइन करना है, क्या पोजीशन उसे देनी है, कौन से वो फाइलम में आएगा, कौन से सब डिवीजन में आएगा, कौन से सब क्लास में आएगा,
वो हम असाइन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन का नीड यहाँ पे समझ में आ जाता है। अब तक के हमने कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं की है। यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस पूरे चैप्टर का बेस है कि किस बेसिस पे एनिमल्स को यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम हर एक जो भी बेसिस, जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको वन बाय वन देखेंगे, उसके बाद में उसको हम अप्लाई करेंगे एज पर दी फाइलम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या बोल रहा है कि क्योंकि डिफरेंसेस तो देखे गए हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सीइंग डिफरेंसेस इन डिफरेंट एनिमल्स, फिर भी कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉग्स एंड ह्यूमंस, दे हैव ह्यूज डिफरेंसेस। ठीक है, हम जो है 4 लिम्स पे वॉक नहीं करते, लेकिन डॉग्स और कैट्स किस पे वॉक करते हैं, दे हैव 4 लिम्स टू वॉक। ठीक है, लेकिन बट स्टिल वी हैव सम बेसिस ऑफ some point of similarities, जैसे कि दो आंखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है, वी हैव टीथ, ठीक है, वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और ये कैसे इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट किस बेसिस पे बोला जाता है, ये आप लोग को आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, तभी समझेंगे। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ठीक है, कैट्स और डॉग्स और ह्यूमंस में अगर देखें तो एक क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाते हैं, ये सारी क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज है। ऑल्दो वी लुक डिफरेंट, वी still have some fundamental features that are common to various individuals in relation to the, मतलब किस रिलेशन में बात की जा रही है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। हमारे पास में सेल्स अरेंज्ड होते हैं, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड किए हुए सेल्स होते हैं। बॉडी सिमेट्री, हर एक के पास में अपनी अपनी बॉडी सिमेट्री होती है, कोई बायलैटरल होता है, कोई सिमेट्रिकल होता है, कोई असिमेट्रिकल होता है। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, ये सब आप लोग को है। ठीक है, नेचर ऑफ सीलोम, अब सीलोम क्या होता है ये सब हम देखेंगे पॉइंट वाइज। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंसेस देखे जाते हैं ये सारे सिस्टम्स में, विल सी। These features are used as the basis of animal classification। क्या कह रहा है कि ये सारे जो पॉइंट्स थे, की फीचर्स थे, इसको हम ऐसा बेसिस रखते हैं एंड देन वी डिसाइड कि इसके अंदर कौन से टाइप की सिमेट्री है और इसके अंदर कौन से टाइप की सिमेट्री है। जैसे कि अगर हमने एक डिसाइड कर लिया कि बॉडी सिमेट्री 2 टाइप की है। बॉडी सिमेट्री क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्क्वायर, तो इसका सिमेट्री यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको इमेजिनरी कट करके इसका सिमेट्री क्या आएगा, दोनों तरफ से ये इक्वली, ठीक है, इक्वल साइज में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, वही अगर हम सर्कल देखें तो इसको हम यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, इधर से कहीं से भी कट करो, तो वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से कट करोगे तो भी ये इक्वली डिवाइड होगा। इन केस ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपने यहाँ से कट किया इक्वली डिवाइड हुआ, यहाँ से कट किया इक्वली डिवाइड हो गया। इन केस ऑफ वी कैन से पेंटागन, लेट्स मेक अ पेंटागन, इसमें क्या होगा, यहाँ से डिवाइड किया इक्वली कट हुआ, यहाँ से डिवाइड करो ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, क्या ये इक्वली डिवाइड हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर एक लार्जर एरिया आ रहा है और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया आ रहा है, तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है और ये सिर्फ एक ही एक्सिस से इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ सर्कल, जहाँ से भी आप उसको कट करोगे वो इक्वली आपको जो है रिजल्ट्स देगा। जैसे कि ये सर्कल, इसको यहाँ से कट किया, ये हाफ पार्ट्स इक्वल बने, दिस इज अ सर्कल, यहाँ से कट किया, यहाँ से इक्वल पार्ट्स बने, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। वी कॉल इट एज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसको जहाँ साइड से भी, जो भी एक्सिस से आप कट करोगे, एक्सिस समझता है ना, फिजिक्स में आप थोड़ा पढ़ोगे तो एक्सिस का मतलब समझेगा, किसी भी एक्सिस से आप उसे कट करोगे देन इट विल गिव इक्वल रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस से आप उसे कट करोगे तब वो बायलैटरली, ठीक है, सिमेट्री या फिर वी कैन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया शो करेगा, जो कि पेंटागन में है, लेकिन क्या रेडियल सिमेट्री है, नहीं है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर तरफ से हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो गोट का। ठीक है, जो गोट होती है उसको आप जो, ठीक है, वर्टिकली अगर उससे एक इमेजिनरी कट पास करोगे जो गोट होती है उसके पास से, तो यू कैन सी वो इक्वली डिवाइड होगी अगर एक वर्टिकल कट हमने पास किया। लेकिन वही अगर हम एक हॉरिजॉन्टल कट पास करेंगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगी, नीचे की तरफ लिम्स है, ऊपर की तरफ हेड है, तो व्हाट विल हैपन, दिस इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड इक्वली। तो क्या ये रेडियल सिमेट्री है, नहीं, दिस इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, तो ये सिमेट्री के बेसिस पे हम दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उनकी पोजीशन असाइन करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, ये बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी है, राइट।
बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, तो क्या सेल्स ऐसी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं। जो सेल होती है एक पर्टिकुलर सेल है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का जो सेल है, सपोज करते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन का सेल है, तो बहुत सारी इंटेस्टाइन की सेल्स मिला के एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएगी, और वो बहुत सारे टिश्यू मतलब एक पर्टिकुलर हिस्सा किसी भी ऑर्गन का, और वो बहुत सारे हिस्से ऐसे मिला के क्या बनाएंगे, पूरी इंटेस्टाइन को क्रिएट करेंगे। क्या ये इंटेस्टाइन के सेल के बीच में आप कोई दिस लीवर का सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? हिपैटिक सेल्स, लीवर के सेल को हम क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल। क्या इंटेस्टाइन के सेल के बीच में आप एक हिपैटिक सेल या फिर लीवर का सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि लीवर का सेल कहाँ होगा? उसके लीवर के सेल्स में। लीवर जो ऑर्गन है उधर पे वो किससे बना होगा? लीवर के सेल से। तो ये जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट जस्ट डिवाइडेड एंड केप्ट इन द बॉडी, दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है, वो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में समझेंगे। फाइन। सो वेरी फर्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है? दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेल्युलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सारे ही मेंबर्स कैसे हैं? दे ऑल आर मल्टीसेल्युलर। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं? एनिमलिया। एनिमलिया तक पहुंचना है मतलब मल्टीसेल्युलर, ठीक है, बॉडी तो होनी ही चाहिए। अगर मल्टीसेल्युलर नहीं है तो वो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट टेल मी, अगर मल्टीसेल्युलर नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर एक इनकम्प्लीट छोड़ रही हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है और वो कैसा है? यूनिसेल्युलर है, वो यूनिसेल्युलर है, तो क्वेश्चन ये है कि वो किस किंगडम को बिलोंग कर सकता है, कितने किंगडम को बिलोंग कर सकता है, और वो कौन से किंगडम है, इन डिटेल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर मैं नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें मैं आप लोगों को, ठीक है, इसका आंसर बताऊंगी इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट ओनली, ठीक है, शुरुआत के पार्ट में ही मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आपको कमेंट डाउन करना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, तो वो हमने जो 5 किंगडम्स पढ़े हैं, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर से 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटेया, किंगडम एनिमलिया। इनमें से कौन से 5 किंगडम में से कितने किंगडम है, और वो कौन से किंगडम्स है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर पाया जा सकता है? मल्टीसेल्युलर तो आप लोग को एनिमलिया में मिलेगा, ठीक है, और एनिमलिया में सिर्फ मल्टीसेल्युलर ही मिलेंगे, यूनिसेल्युलर नहीं मिलेंगे, तो इट कैन नॉट बी एनिमलिया, ठीक है। इसका आंसर जो है एनिमलिया नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या है, यू हैव टू कमेंट डाउन, ठीक है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है? दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम, मतलब कि बहुत सारे, ऑल्दो वो मल्टीसेल्युलर है लेकिन फिर भी उनका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफर करता है। सारे ही ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल के बने हुए, लेकिन कहीं पे कुछ इस तरीके का है, कहीं पे कुछ दूसरे तरीके का ठीक है अरेंजमेंट है सेल्स का, इसे हम कहते हैं डिफरेंस और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे आप लोग को जो वर्ड्स याद नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहे आप लोग उस वर्ड्स के लिए, मतलब आप लोग के लिए वो वर्ड नए हैं, तो उसका थोड़ा टाइम दो, उसको 2-3 बार रीड करो, थोड़ा स्टॉप हो जाओ, पॉज लो 2 मिनट का, फिर वापस से उसे रीड करो। क्या कह रहा है ये? स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस क्या है? एक टाइप ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, ग्रुप और कैटेगरी है एनिमल्स की। ये किस में आते हैं? फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं। तो जब भी बात की जाए स्पॉन्जेस की, तो आप लोग को कौन सा फाइलम दिमाग में आना चाहिए? इतना तो पता है ना कि एनिमल किंगडम के अंडर में जितने भी हम पढ़ेंगे वो सब फाइलम होंगे। किंगडम के अंडर में क्या आता है? फाइलम आता है। तो ये जो स्पॉन्जेस की बात कर रहा है, ये पूरा एक कैटेगरी है, पूरा एक ग्रुप है, कलेक्शन है एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल का, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। इसका फाइलम कौन सा है? तो फाइलम पॉरीफेरा, जो सबसे पहला आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा दिया है। द सेल्स आर अरेंज्ड। अब इनके केस में क्या होता है? इस पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर एनिमल्स के ग्रुप में सेल्स किस तरीके से अरेंज किए हुए होते हैं? दे आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। लूज सेल एग्रीगेट्स मतलब, एग्रीगेट्स मतलब जमा करना, एग्रीगेटेड मतलब उसको जमा करना एक जगह। तो सेल्स जो है एक जगह कलेक्टेड फॉर्म में है, एक जगह जमा किए हुए हैं, लेकिन लूजली एग्रीगेटेड है। मतलब सेल्स अगर इतने नज़दीक होने चाहिए थे तो वो कैसे है? ऐसे नहीं है, बल्कि लूज सेल के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, वो ऐसे ना होके वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बहुत ही लूजली कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे कैसा एकदम टाइटली कनेक्टेड होना चाहिए था। लेकिन स्पॉन्जेस का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका जो सेल होता है, सेल के ग्रुप होते हैं, वो लूजली कलेक्टेड फॉर्म में, एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर एनिमल्स है, इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं मिलते। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अंडर स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस में आप लोग को जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखेंगे वो कुछ इस तरीके से सेल्स के बने हुए होंगे, ठीक है। और ये मैंने बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता दिया। कुछ इधर पे आप लोग को जो पिक्चर्स दी हुई है, इसमें अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्टली लूज सेल एग्रीगेट्स बोला है, तो ये आप लोग के पॉरीफेरा के
ठीक है, एग्जाम्पल्स है, पिक्चर्स है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग को जो भी सेल्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से सेल्स इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द सेल्स ड्रॉन हियर आर वेरी बिग, लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इसके अलावा सेल्स के अलावा आप लोग को यहाँ पर और कुछ भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना समझ में आया? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला है? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक रैंडम ग्रुप ऑफ सेल से बनी हुई है। रैंडम जो उनका ठीक है ग्रुप ऑफ सेल्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उनके अंदर जो ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आप लोग को दी हुई है, सम डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है पूरे ठीक है लाइफस्टाइल में उनके जितना भी रिक्वायरमेंट है, उनको डाइजेस्ट करने का होता है, ठीक है, उन्हें भी जो है कुछ ना कुछ इनहेल कर रहे हैं, उनका भी रेस्पिरेशन चल रहा होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन तो रिक्वायर्ड है, लेकिन वो रेस्पायर किस तरीके से कर रहे हैं? हम जैसे इनहेल और एक्सेल करते हैं क्या उस तरीके से वो भी रेस्पायर करते हैं? नहीं। तो उनके अंदर सेल्स में अमंग सेल्स ठीक है ये काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि कुछ टाइप के सेल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, उनका काम है रेस्पायर करना। कुछ जो है ठीक है अंदर अपने वाटर लेंगे, ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ वाटर अंदर लेंगे और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके बाकी का पानी, बाकी का जो वाटर है, ओशन का वाटर है, लेक का वाटर है, वो वाटर को क्या कर देंगे, वो रिटर्न फेंक देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, दे विल थ्रो अवे वाटर which is not required and they will take the nutrients, ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स है, they will take the nutrients out of it। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी लेबर है, लेबर क्या बताया है यहाँ पे, एक्टिविटीज, जो भी उनकी बॉडी की एक्टिविटीज है वो किस में डिवाइड, किस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। हर एक सेल, हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स अपने खुद के इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ठीक है। कोई वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ ठीक है वेस्ट वाटर को बाहर फेंक रहा है वापस इनटू द ओशन, कुछ क्या कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ आया कि क्या डिवाइड कर रहे हैं, वो अपने बॉडी के एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। इन सिलेंट्रेट्स, ये किसकी बात हो गई, स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस क्या होते हैं, दीज आर पॉरीफेरा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंट्रेट्स की। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखो, जैसे ही आप लोअर टू मतलब फर्स्ट वाला आपने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, तो जिस तरीके से आप डाउनवर्ड्स जा रहे हो, दैट इज हायर लेवल ऑफ फाइलम पर जा रहे हो, ठीक है। आप लोग को पहले पॉरीफेरा है, ठीक है, सिलेंट्रेटा है, दैट इज नाइडेरिया, ठीक है, नाइडेरिया, दैट इज नॉट सी नाइडेरिया, दैट इज नाइडेरिया। फिर नाइडेरिया के बाद में थर्ड आप लोग का आ जाता है टीनोफोरा, फिर फोर्थ में आप लोग को है प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस। इस तरीके से जो भी आप डाउनवर्ड मैनर में जा रहे हो, आप कहाँ की तरफ जा रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर भी सेल का अरेंजमेंट कैसा होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, स्पॉन्जेस, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, सिलेंट्रेट्स। The arrangement of cells is more complex here. The cells performing the same function are arranged into tissues. ठीक है, तो in case of cilintrates क्या हो रहा है, जो भी cells है, ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा complex manner में अरेंज किया गया है। पहले क्या था, एक लूज एग्रीगेट्स थे, सेल का कुछ एक गुच्छा था, बस वही पूरा ऑर्गेनिज्म था। अब थोड़ा हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, लेकिन जो भी एक पर्टिकुलर तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई कर रहा है रेस्पिरेशन का काम, कोई कर रहा है डाइजेशन का काम, कुछ ठीक है दूसरे कोई काम कर रहे हैं, तो उनका एक पूरा एक सेल का टिश्यू बना के उसे टिश्यू के फॉर्म में सेपरेट किया गया है। तो दे आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जो ऐसे सेल्स है जो सेम फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी में, वो एक टिश्यू के फॉर्म में अरेंज्ड है सेपरेटेड वे में, हैंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रहा है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था कि पूरे एक पर्टिकुलर टिश्यू यहाँ पर एक जगह प्रेजेंट हो गया, ये पूरा बॉडी है, यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यहाँ पर सिर्फ रेस्पिरेटरी होगा, कुछ अलग वे में होगा, नहीं, ऐसा यहाँ पर सेल्यूलर में नहीं होता है। सेल्यूलर में क्या होता है, दे आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ, और वी कैन से एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो, ठीक है। टिश्यू लेवल में क्या होता है, जो सेल्स होती है दे आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थ्स एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये क्या कह रहा है, देखो, एक हायर, इसके भी हायर, अभी हमने सबसे पहले बात की किसकी, स्पॉन्जेस की, दैट इज पॉरीफेरा। फिर हमने बात की सिलेंट्रेटा की। अब इसके आगे जो भी हमें मिलता है, जैसे प्लैटीहेलमिन्थ्स, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है बाय मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थ्स। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गन लेवल देखा गया है कि टिश्यूज को जो है एक ऑर्गन के मैनर में सेपरेट किया गया है। पहले कुछ सेल्स थी, ठीक है, इस तरह की कुछ सेल्स थी, इसको हमने क्या किया, एक टिश्यू बनाया, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है और इसका कुछ कवरिंग है, ये टिश्यू बन गया। अब ये टिश्यू का कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना है, ठीक है, तो ये पूरा पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि बहुत सारे टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है।
अब दे आर ग्रुप टुगेदर, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब हर एक अलग अलग तरीके के यहाँ पे ऑर्गन्स देखे जाएंगे और हर एक ऑर्गन अपना स्पेशलाइज्ड काम करेगा। यहाँ पर सिर्फ टिश्यू थे, ये दीज आर नॉट ऑर्गन्स, नॉट ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या है, टिश्यूज है। ऑर्गन और टिश्यू में क्या फ़र्क होता है, ऑर्गन का एक छोटा सा पार्ट होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के जो छोटे से पार्ट होते हैं उसे हम ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स में से एक छोटा सा एक पर्टिकुलर सेल निकालोगे उसे हम सेल कहेंगे। सो टू फॉर्म ऑर्गन्स इज स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। सो द टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है, द टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। तो हर एक स्पेशलाइज्ड इनके अंदर क्या है, ऑर्गन प्रेजेंट है एक स्पेशलाइज्ड काम के लिए, ठीक है। जैसे डाइजेशन का काम एक पर्टिकुलर ऑर्गन करेगा, रेस्पिरेशन का काम, सर्कुलेशन का काम, ठीक है। हमारे बॉडी में सर्कुलेट कौन करवाता है, पंप कौन करवाता है, तो दैट इज हार्ट। तो हार्ट एक डिफरेंट ऑर्गन है, राइट। वैसे ही यहाँ पर एक डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स डिफरेंट सेपरेटली प्लेस्ड होंगे जो अपने स्पेशलाइज्ड काम में, ठीक है, एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट, इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, ठीक है। अब बात आती है एनालिड्स से, ठीक है। ये नाम आप लोग को नहीं याद होगा तो भी आप लोग को बार बार याद करना, ये पूरी लिस्ट एज इट इज़ जो अरेंजमेंट जो इसमें दी गई है, ठीक है, जिस अरेंजमेंट में दी गई है कि इसके बाद में ये आता है, उसी तरीके से आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले क्या आते हैं, पॉरीफेरन्स आते हैं, दैट इज स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा पहला फाइलम हो जाता है। फिर दूसरा आता है सिलेंड्रेटा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया। फिर आता है टिनोफोरा, फिर प्लैटिहेल्मिन्थ्स, फिर एस्केलमिन्थस, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर इसके बाद में मॉलस्कस, एकाइनोडर्मेटा। ये सारे कंटिन्यूस अरेंजमेंट में आप लोग को याद रखने। जो सीक्वेंस आप लोग को दिया है वो सीक्वेंस आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि उसी सीक्वेंस में जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है इवोल्यूशन की तरफ, ठीक है। दे आर डाइवर्टिंग मोर टुवर्ड्स अपग्रेडेशन, ठीक है। तो इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्कस एंड देन लास्टली क्या है यहाँ पर, एकाइनोडर्मेट, ठीक है, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स एक अलग फाइलम है जिसके अंदर हम देखते हैं क्या आते हैं उसमें, वी हैव, ठीक है, बहुत सारे क्लासेस आते हैं, ठीक है, सब डिविजन्स आते हैं। तो एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो यहाँ तक का था ये पूरा किस में आ जाता है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है यहाँ पर, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले में जहाँ हमने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, ऑर्गन लेवल, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोल रहे थे, वो क्या था, उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स थे। क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, क्या वो कनेक्टेड नहीं थे। यहाँ पर एक सीरीज में सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और पूरा मिला के एक पूरा एक सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से पूरा बॉडी रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गन्स रहना, ठीक है, रहेगा तो चलेगा क्या, सिर्फ ऑर्गन्स होने चाहिए, उनके अंदर कोई इंटर कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, तो ऐसा चलेगा क्या, एनालिड से लेके कॉर्डेट से के नहीं चलेगा। तो उनके अंदर क्या होना जरूरी है, सिस्टम, पूरा सिस्टम बनना, बिल्ड होना जरूरी है। सिस्टम कैसे बिल्ड होगा, एक पर्टिकुलर है हार्ट है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, लंग्स है। तो ये सब चीज जब होगी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी, लीवर होगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होंगे और कुछ ना कुछ पूरी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, यहाँ से इसोफेगस आया, फिर यहाँ पे जो स्टमक बना, तो ये सब चीजें आगे जाके इंटेस्टाइन्स बन रही है। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फॉर्म में होती है और उस वजह से पूरा हमारे बॉडी का एक सिस्टम क्रिएट होता है जो कि रन करता है साइमल्टेनियसली, मतलब सब एक साथ रन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट ऑर्गन्स हैव व्हाट एसोसिएटेड, दे हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर एक सिस्टम, मतलब बहुत सारे इसके अंदर क्या मिलेंगे हमें, सिस्टम्स मिलेंगे। जैसे कि कितने सिस्टम्स पता है आपको, हाउ मेनी सिस्टम्स डू यू नो। पहला तो सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और हमारे पास में क्या आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, न्यूरल सिस्टम आ जाता है। तो न्यूरल सिस्टम जिसके अंदर क्या है, सारे के सारे न्यूरॉन्स और उसके साथ में जो न्यूरोग्लियल सेल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं बेसिकली हमारे सेंसर वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स सारा टाइप ऑफ सेल्स, न्यूरल सेल्स। दूसरे क्या होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, ये क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि किसके साथ में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाता है न्यूरल सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर किस किस का पार्टिसिपेशन होता है, सबसे पहले तो हमारा नेजल ट्रैक्ट जिसको हम नोज कहते हैं, नोज से पूरा आगे नेजल ट्रैक्ट आता है। फिर क्या आता है, ट्रैकिया आता है, ठीक है, ट्रैकिया के आगे ब्रेकाई आएंगे, ठीक है, ब्रेकाई के आगे क्या आते हैं, लंग्स आते हैं, ब्रेकियोल्स आते हैं, ठीक है, लंग्स में क्या होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ये हो गया न्यूरल सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा, ठीक है,
एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, ये भी एक टाइप का सिस्टम है, राइट। ये क्या सिस्टम है, तो दीज आर बेसिकली हार्मोनल सिस्टम्स, इसे हम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, हर एक तरीके के हार्मोन्स, हमारे ब्रेन के जो सिक्रीशंस होते हैं वो हमारी बॉडी को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो ठीक है अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, केमिकल्स को रिलीज करते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। सो ये सब आ जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ठीक है हमारे सेक्स ऑर्गन्स आ जाएंगे, और इसके अलावा हार्मोनल सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। फिर और क्या हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी पढ़ लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या जाते हैं, ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर क्या है, वीन्स और आर्टरीज है, फिर कैपिलरीज है, ठीक है। ये सब के साथ में लीवर भी वहाँ पर इंक्लूडेड होता है। तो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना हार्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं दे हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। ये सारे सिस्टम में कहीं पर भी आप सिंगल ऑर्गन का काम देखोगे क्या, नहीं। हर एक सिस्टम जो है मल्टीपल ऑर्गन्स के इंटरकनेक्शन से चल रहा है। मतलब मैंने क्या कहा, एक सिस्टम, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम किससे बना है, मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है, इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। एक सिंगल ऑर्गन एक पर्टिकुलर सिस्टम को, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ नोज आपकी काम कर रही है, लंग्स काम नहीं कर रहे, तो चलेगा क्या, नहीं। तो लंग्स भी होने चाहिए, नोज भी अच्छे से काम करनी चाहिए, और हमारे जो नेसल ट्रैक्ट है वहाँ पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तब हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड, और वी कैन से दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर कि वो पूरा एक सिस्टम को क्या करते हैं, रन करते हैं। ये सिस्टम कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हर एक का अपना अपना एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे समरी में हम क्या पढ़ लिया है हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला क्या था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फर्स्ट वर्ड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या थे, लूज सेल एग्रीगेट से, ये किस में मिल रहा था, पॉरीफेरेंस में। पॉरीफेरेंस में क्या मिलता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में मिलता है, ये मिलता है सिलेंट्रेटा में, ठीक है। थर्ड आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मिला था प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। फिर फोर्थ हमने क्या देख लिया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन तो था, वो पूरा क्या बना रहा था, सिस्टम बना रहा था। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनालिड से लेकर पूरे कॉर्डेट्स तक क्या है, सब क्या कैरी करते हैं अपने अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनालिड्स के बाद में क्या आता है, आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट इज मॉलिस्कस, देन वी हैव एकाइनोडर्मेटा, फिर आगे आ जाते हैं हेमिकॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी ठीक है क्लास, जितने भी फाइलम थे वो अभी हमने कर लिए कि किसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, organ systems in different group of animals exhibit various patterns of complexities. Organ systems, for example, the digestive system in platyhelminths has only a single opening to the outside of body that serves as both mouth and the anus, and hence is called as what, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आप लोगों को पहले बताया था इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ, अभी ऑर्गन सिस्टम्स भी चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी मिलता है, और वो कॉर्डेट्स में भी मिलता है। तो ये क्या दोनों में एक ही जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा क्या, नहीं, डिफरेंसेस होंगे। क्या डिफरेंस होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हमारे पास में कितनी ओपनिंग्स है, वन इज टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टूल्स, और एक ओपनिंग किसके लिए होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक ओपनिंग होता है टू कंज्यूम द फूड, ठीक है। एक तरफ से हम फूड को क्या कर रहे होते हैं, एडिबल होता है, उससे हम क्या कर रहे होते हैं, वी ईट दैट एंड वी कंज्यूम दैट फूड, और एक तरफ से हम उसके वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं। तो वी हैव टू ओपनिंग्स, लेकिन इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो एनस से जो पर्टिकुलर पाथवे से वो फूड को ठीक है कंज्यूम कर रहा था, इनटेक कर रहा था उसका, उसी से वो क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेगा। तो वही जो ट्रैक था जहां से दैट वाज एक्टिंग एज अ माउथ, दैट सेम ट्रैक्ट विल एक्ट एज एनस एंड हेंस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। तो समझ में आया इसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एक यूनी ट्रैक्ट उसके अंदर प्रेजेंट, एक सिंगल ट्रैक्ट है जिधर से वो उसे इनटेक भी कर रहा है, उसको थ्रो आउट भी कर रहा है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, ठीक है। अब जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग्स होनी चाहिए। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात करें तो वो दो तरीके की होती है, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होगा, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इनटू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है कि जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, एक तो ये आप लोग के सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है जो कि कॉकरोच है।
कॉकरोच आप लोग को पूरा इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। दैट इज इंक्लूडेड अंडर इंसेक्टा। इंसेक्ट क्या है अपना, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। और ये कॉकरोच का आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन चैप्टर इसके अंदर वो किया गया है। तो वो चैप्टर आप लोग को सेपरेट इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को वो सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो वो आप लोग को पूरा पढ़ना है। और कॉकरोच में कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो दैट इज ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, जो ब्लड है वो पंप हो रहा है हार्ट में से, मतलब उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट तो प्रेजेंट है, हार्ट तो पंप कर रहा है, लेकिन वो ब्लड जो पंप हुआ है वो वेसल्स के थ्रू हर एक ऑर्गन तक पहुंच रहा है क्या, नहीं, वेसल्स के थ्रू नहीं पहुंच रहा है। द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इनटू इट। मतलब ये है आपका कोई भी एक इंसेक्ट का बॉडी, सपोज कर लेते हैं ये है दिस कॉकरोच, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ सेंट्रली हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कोई एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की तरफ नहीं होता है, पूरी बीच में एक ट्रैक्ट बनाता है, हार्ट की एक पूरी ट्रैक्ट बनती है। यहाँ से ब्लड क्या होता है, बाहर की तरफ फ्लो करता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर वॉश हो जाते हैं और उनका जो ठीक है, कोई भी वेसल्स या कोई कैपिलरीज या कोई वीन्स आर्टरीज इनके अंदर नहीं होती। एक हार्ट होता है जो कि ब्लड पंप कर रहा है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी उसके अंदर वॉश हो जाती है, पूरे ब्लड में वॉश हो जाती है। तो क्या इसके अंदर एक क्लियर ब्लड, एक क्लीन ब्लड और एक कैसा है टॉक्सिफाइड ब्लड, क्या ये दोनों डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो ये दोनों ब्लड एक ही बॉडी के अंदर कैसे कर रहे हैं, मिक्स होकर रन कर रहे हैं। ओपन टाइप होता है इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। तो समझ में आ गया, ये कॉकरोच का हमने एग्जांपल लिया जहां से ब्लड डायरेक्टली बाहर की तरफ मूव कर रहा है और इसके अंदर कोई भी वेसल्स या कोई पर्टिकुलर पाथवे नहीं है ब्लड को मूव करने का या ट्रैवल करने का, वो ब्लड डायरेक्टली बाहर पंप होकर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। क्लोज टाइप में क्या हो रहा है, द ब्लड इज सर्क्यूलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स। वेसल्स में क्या आ जाते हैं, वीन्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या आते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, राइट। और आर्टरीज में क्या घूमता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज किधर लेके जाती है, टुवर्ड्स अदर ऑर्गन्स, ठीक है, सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और वीन्स क्या करता है, उसके अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल निकला और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला ऑर्गन्स में से, उसे लेके जाता है टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से वेसल्स हमारे पास में क्या आ जाती है, एक तो वीन्स है और दूसरी क्या है, आर्टरीज है ऑफ वेराइंग डायमीटर्स, ठीक है। और एक सबसे बड़ा जो वीन्स में सबसे बड़ा होता है दैट इज वीना कावा, ठीक है। और यहाँ पर आर्टरीज में सबसे बड़ा जो है दैट इज आयोटा, ठीक है। तो एक वीना कावा है, एक आयोटा है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो वेसल्स में तीसरी चीज भी आ जाती है दैट इज कैपिलरीज। ये समझ में आ गया, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन समझ आ गया। अब इसके अंदर एक और एक डिफरेंस जो आप लोग को समझना जरूरी है, दैट इज ओपन टाइप में ब्लड डायरेक्टली पूरे बॉडी में वॉश हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था विदाउट एनी स्पेसिफाइड, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड पाथवे। उसके अंदर कोई पाथवे नहीं था, वो डायरेक्टली पूरी बॉडी में वॉश हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एक क्लियर ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो पूरा क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। और यहाँ पे क्लोज टाइप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों की चेन्स अलग अलग, ठीक है, पाथवे में चल रही है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के साथ में मिक्स नहीं हो रहा है और ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। जो क्लोज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज, ठीक है, दिस सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हमारी बॉडी में पाया जाता है और हमारी बॉडी में दोनों तरीके के ब्लड अलग अलग पाथवे में ट्रैवल करते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। समझ आया। तो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन का दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्डली बात करते हैं अबाउट सिमेट्री। तो अब तक के हमने जो भी कोई भी डायग्राम्स आए क्या, नहीं, अब तक के हम सिर्फ यहाँ पर पहुंचे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है ये मैंने शुरुआत में बता दिया था, फिर से अभी थोड़ा समझ लेते हैं। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Asymmetrical क्यों बोला गया, क्योंकि इनका कोई शक्ल सूरत नहीं होता है, इनकी कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसको आप यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, इक्वल वे में कट होगा ही नहीं, ठीक है। आप कैसा भी अगर इसको कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, इस तरीके से कुछ स्पॉन्जेस देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पॉन्जेस की आप लोग को फिगर देखनी है, यहाँ पे प्रेजेंट है स्पॉन्जेस, यू कैन सी हियर। इसको आप कहीं से भी कट करो, क्या ये इक्वल वे में कट होंगे क्या, नहीं। यहाँ पे देखो कुछ कम हिस्सा आ रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है, अनइक्वल शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अनइक्वल शेप दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से ये इक्वल वे में कट होंगे ही नहीं। यहाँ पे कट करो, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर से निकलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर एक चीज़ अलग है, तो ये सब इक्वली कभी भी कट नहीं होंगे। यहाँ पर इसके पास में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये दो चीज़ दी हुई है जो कि इक्वली कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। यहाँ पर जितने इसके पास में प्रोजेक्शंस है उतने प्रोजेक्शंस यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम इस वे में भी कट नहीं कर सकते, इस वे में भी कट नहीं कर सकते। तो क्या ये सिमेट्री शो कर रहा है, कोई भी एंगल से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल कहेंगे। समझ आया असिमेट्रिकल क्या होता है। नेक्स्ट
That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. All right. So that is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. मतलब कोई भी प्लेन से आप उन्हें पास करो, इक्वल हाफ नहीं बनेगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल कहेंगे. सो सपोज करते हैं ये पूरा बॉडी है कोई, सपोज, ठीक है, और ये उसका क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, लेकिन बॉडी कैसी है, बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है. सपोज करते, क्योंकि जो पॉलीफेरा होते हैं, पॉलीफेरा के अंदर असिमेट्री देखी जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम उसे कोई भी प्लेन से पास करें, इक्वल हाफ्स में डिवाइड वो नहीं करेंगे, तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, असिमेट्रिकल कह देते हैं. सो नाउ इट इज क्लियर असिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है. नेक्स्ट, दैट एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. अब radial symmetry क्या है, देखो, हम सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहे हैं, ठीक है. इट कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन एक्सिस उसका कौन सा होगा, सेंट्रल पार्ट से वो पास करेगा. जैसे कि ये एक्सिस हो सकता है, यहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी आप पास करो, उसका जो सिमेट्री है एकदम कैसा होगा, वो सिमेट्रिकल, अपना बॉडी को सिमेट्रिकल वे में डिवाइड करेगा और इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, ठीक है. तो पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, इधर से पास करो, इधर से पास करो. इसका एग्जांपल एकाइनोडर्म्स में बहुत इजीली आप लोग देख सकते हो कि जो स्टार शेप्ड फिश होती है इधर पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, और यहाँ से अगर आप पास करो तो भी दो इक्वल यहाँ पर भी बन रहे हैं, यहाँ पर भी बन रहे हैं, और यहाँ पर से भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है. इस तरीके से हम इसे भी क्या मान सकते हैं, एकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री मिलती है. सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स, यहाँ पर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है. तो सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है. ये एग्जांपल्स आप लोग को कैसे याद होंगे, रोज के रोज आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना है, सारे एग्जांपल्स. जब पूरा चैप्टर आप एक बार कवर कर लोगे तो आप लोग को जो है बेसिक तो यही है कि रेडियल सिमेट्री है. अब आप लोग को अगर शेप और स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे तो आप उससे ठीक है साइमल्टेनियसली याद रख सकते हो कि ये ऐसा कैसा सिमेट्रिकल वे में इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो इसको रेडियल सिमेट्री माना जा सकता है. अगर एक ही तरफ से एक ही प्लेन से डिवाइड हो रहा है तो बायलैटरली सिमेट्रिकल माना जा सकता है. तो यहाँ पे सपोज करते हैं क्या है, वी हैव जेलीफिश, ठीक है. तो सुपरफिशियल या फिर सुपीरियर व्यू से अगर हमसे देखें, ऊपर से अगर हम देखें तो इस तरीके से इसके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ जाते हैं, और ये ऊपर का इसका हेड लाइक, ठीक है, पोर्शन होता है. अब ये कैसा है यहाँ से, ठीक है, इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है. और यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, कैसे भी एरिया से हम कैसे भी एक्सिस से, अगर हम सेंट्रल एक्सिस, लेकिन किसी भी प्लेन से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, देन वी विल कॉल इट एज रेडियल सिमेट्री. तो सीलेंट्रेट समझ आ गया, टीनोफोर्स समझ आ गया, एकाइनोडर्म्स, ये तीन इसके क्या है एग्जाम्पल, ठीक है, फाइलम में आते हैं, जो कि क्या शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. नेक्स्ट, दे हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान. 4.1a देखने बोल रहा है, 4.1a. नाउ दिस इज रेडियल सिमेट्री. अब ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर किसका, सबसे पहले तो ये आप लोग डिस्क्राइब करो. ये स्ट्रक्चर दिया गया है हाइड्रा का, ठीक है, जो कि कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है. तो सिलेंड्रिकल शेप में ये बना है और एक जगह कैसा रहता है, ये स्टॉप वे में, मतलब इट कैन नॉट मूव, ठीक है. तो इस तरीके से ये हाइड्रा होता है. ये इसको हम क्या कहते हैं, सिडेंट्री कहते हैं, राइट. एक ही जगह टिका हुआ रहता है, ठीक है. इसका कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, यू कैन सी ओवर हियर, ये सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर है इसका. और यहाँ पर इसके क्या है, ये सारे टेंटिकल्स है, राइट. ये टेंटिकल्स क्या काम करते हैं, ये टेंटिकल्स काम करते हैं टू ट्रैप ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अपने प्रे को ट्रैप करने के लिए, ठीक है. और क्या, वाटर सर्कुलेशन, ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी इनका इसी के थ्रू होता है. तो ये बेसिकली इनके मूवमेंट्स के लिए काम आते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रे को ट्रैप करने के लिए काम आते हैं. तो ये सारे इनके टेंटिकल्स है. अब इसको हमने बहुत सारे अलग अलग प्लेन से डिवाइड किया, लेकिन एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस सेंट्रल से ही पास हो रहा है, ठीक है. अगर आप देखो तो ये सेंट्रल से पास हो रहा है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है ये, ठीक है. लेकिन इसके जो प्लेन है वो अलग अलग है. इस प्लेन में अगर हमने डिवाइड किया तो भी ये इक्वल हाफ में हो रहा है, इस प्लेन में अगर हमने डिवाइड किया तो भी ये इक्वल हाफ में हो रहा है. सो दिस आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. ये किसका एग्जांपल था, हाइड्रा का एग्जांपल था, ठीक है. तो ये फर्स्ट एग्जांपल किसका हो गया, रेडियल सिमेट्री में हाइड्रा का, दैट कम्स अंडर सीलेंट्रेट, ठीक है. ना एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, ठीक है, इन ओनली वन प्लेन. एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकता है, और कोई भी प्लेन से अगर आप करोगे, किसी भी एक्सिस से करोगे तो वो डिवाइड उस तरीके से नहीं होगा. इससे हम कहते हैं बायलैटरल. बाय का मतलब दो, ठीक है, बाय का मतलब दो, लेटरल मतलब दो लेटरल पार्ट. लेटरल मतलब बॉडी के आउटर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, इसे हम लेटरल पार्ट कहते हैं. जैसे कि सपोज करते हैं दिस इज अ कॉकरोच, ठीक है, इस तरीके से कॉकरोच है.
ये इसको हमने सेंट्रली डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेंट्रली हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ वाला जो पोर्शन होता है ये लेटरल, इसे हम लेटरल वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटरल। कोई भी अगर बोलेगा लेटरल साइड तो बाहर वाला पोर्शन जो होता है हम लेटरल साइड कहते हैं। ये वर्ड्स टर्म्स आप लोग को याद रखने। अब कौन सा एक्सिस था, एक्सिस तो सेंट्रली था, लेकिन कैसा था, कौन सा प्लेन था, सेंट्रल प्लेन से हम इसे कैसे पास कर रहे थे, ठीक है, अब वर्टिकली डिवाइड कर रहे थे। वर्टिकली मतलब इस तरीके से खड़ा हमने डिवाइड किया। अगर हम ऐसे डिवाइड करते तो क्या वो इक्वल हाफ्स में होता, नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके एंटेनास प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पर नहीं होते, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ। अगर हम इसे इस तरीके से डिवाइड करें, ठीक है, जो एनिमल का बॉडी है, ठीक है, हम उससे जो है किस वे में टू इक्वल हाफ्स में, टू हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ इसका जो है लोअर वाला पोर्शन आ रहा है, ऊपर की तरफ अपर साइड वाला पोर्शन आ रहा है, तो भी क्या उसके अंदर सिमेट्री देखी जाएगी, नहीं देखी जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ इसके अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि ऊपर की तरफ नहीं होते। तो ये क्या हो गया, एक ही एक्सिस, एक ही प्लेन से जब इससे हम पास करेंगे, वही एक सिंगल प्लेन होता है जहां से अगर हमने इसे पास किया, ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी कट हमने ड्रॉ कर लिया, तो वहां से क्या होगा, दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। इक्वल हाफ्स में कब डिवाइड हो रहा है, कंडीशन होता है यहाँ पर, कैन बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली इन वन प्लेन, ठीक है। तो ये हो जाता है फिगर 1.d। अब बी, फाइन, सबसे पहले इसे हमने आइडेंटिफाई करना है, दिस इज क्रैब। क्रैब क्या है, आर्थ्रोपोड में ये इसका, ठीक है, इंक्लूजन होता है, आर्थ्रोपोड, ठीक है। अब इसके पास में क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, और ये क्या किस में आता है, आर्थ्रोपोड। अब आर्थ्रोपोड के जितने भी आप लोग इंसेक्ट्स देखोगे, ठीक है, एनिमल्स देखोगे, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। एक सिंगल प्लेन से जब हम उसे पास करेंगे तो वो कैसे शो करेगा, दो, ठीक है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होकर बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है, फिगर 1.b। अब ये हमने तीन तरीके की सिमेट्री समझ ली, एक होता है असिमेट्रिकल, फिर आता है सिमेट्रिकल, और फिर आता है, ठीक है, दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अभी किस तरीके से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, अगेन, ठीक है, हमने थर्ड क्राइटेरिया निकाला है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है बॉडी लेयर, ठीक है, किसी भी ब्लास्ट का अगर हम बात करेंगे तो होता है बॉडी लेयर। तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, विल सी व्हाट इट इज, ठीक है। सबसे पहले एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसके अंदर आप लोग को डिटेल में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, जो आप लोग को दिया है सिर्फ उतना ही समझना है, क्योंकि ये आप लोग को समझ आएगा भी नहीं और आप लोग के लिए उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है। ये आप लोग को समझने के लिए एम्ब्रियोलॉजी समझना पड़ेगा। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का। तो अगर आप ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे आगे जाके, अगर आप लोग को सिलेक्शन होता है तो वहां पे आप लोग को समझ आएगा कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर से थर्ड एम्ब्रियोनिक लेयर डेवलप होती है, दैट इज मीजोडर्म। तो ये केस है ह्यूमन का, लेकिन इन केस ऑफ अदर एनिमल्स, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेंट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक लेयर बन रही है वो कितनी बन रही है, सिर्फ दो बन रही है, एक ये और दूसरी है। अब ये एक है एक्टोडर्म, एक है क्या, एंडोडर्म, ठीक है, एक है एक्टोडर्म, एक है एंडोडर्म। ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर दो लेयर्स बन रही है, ठीक है। एक है एंडोडर्म जो कि इंटरनल वाला लेयर है, डर्म इज द लेयर, ठीक है, और एंडो मतलब इनसाइड, एक्टो मींस आउटसाइड, डर्म इज अगेन लेयर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दे आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर दो ही लेयर बन रही है, उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेट्स में ये सिलेंट्रेट का ये एग्जांपल है, पूरा का पूरा सिलेंट्रेट, ठीक है। जेलीफिश है, एडम्सिया है, ठीक है, और अपना हाइड्रा है, जितने भी है ये सब किस में आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। नेक्स्ट, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। किसके केस में होता है ये, दोस एनिमल्स इन विच डिप्लोइंग, ठीक है, जिसके अंदर होता है थर्ड जर्माइनल लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो देखो यहाँ पे इजीली समझना है क्या होता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो दो लेयर है, इनके बीच में एक थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑफ मेसोग्लिया। अब ये मेसोग्लिया इज वेरी मच सिमिलर टू मेसोडर्म, लेकिन अभी भी ये डिफरेंस इनके अंदर होता है। क्या डिफरेंस होता है, पहले से पहले तो ये डिफरेंशिएटेड लेयर नहीं होती। जिस तरीके से हम इधर देख सकते हैं कि दो लेयर बन रही है और दोनों की दोनों हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, दिस इज मेसोडर्म, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज योर एंडोडर्म, ये मेसोडर्म है और ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म तो वेरी मच क्लियर सब में रहेगी, लेकिन एंडोडर्म वाला पार्ट और मेसोडर्म वाला पार्ट हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है तो इनके दोनों के लेयर के बीच में एक, ठीक है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया। अब ये मेसोग्लिया जो है किसके अंदर पाई जाती है, सिलेंट्रेट्स में पाई जाती है, उसके अलावा किसी में देखा जाता है नहीं। अब सिलेंट्रेट्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, सिलेंट्रेट्स में ये देखा जाता है कि दे हैव अ बॉडी जो वाटर के अंदर जाके
फुल जाती है, ठीक है, दे गेट, ठीक है, उसके अंदर जो है एक बॉयंसी क्रिएट होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी फुल जाती है। तो किसकी वजह से होता है? ये मेसोग्लिया की वजह से होता है। बेसिकली ये मेसोग्लिया एक बहुत ही थिन लेयर होता है और ये इसके अंदर एक फीचर होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये जो है पानी में जाने के बाद बॉयंट फोर्स की वजह से इसको अपनी बॉडी को फुगा सकते हैं, ठीक है, उसे हम ब्लो, उसकी बॉडी को वो ब्लो कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो वाटर बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, बॉडी से अगर बॉडी अगर वाटर से बाहर आ जाती है तो देखोगे अगर लैंड रीजन्स पे वो वैसे चल पाते हैं क्या जैसे वो फ्रीली मूव कर पाते हैं वाटर बॉडी के अंदर? नहीं, वैसे नहीं मूव करते, वो कैसे हो जाते हैं? फ्लैटेंड हो जाते हैं। तो ये सिलेंट्रेट्स में जेलीफिश आप इमेजिन करो, आपने देखा है वीडियोस वगैरह में, तो आप लोग समझ आएगा कि वो जैसे ही लैंड रीजन्स पर आते हैं उनकी बॉडी पूरी फ्लैटेंड हो जाती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मेसोग्लिया दैट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन लैंड, ठीक है, उसे क्या चाहिए? बॉयंसी चाहिए उनकी बॉडी को फुलाने के लिए, ठीक है। तो ये दैट इज बिकॉज ऑफ मेसोग्लिया, ठीक है। अब ये इतना रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन आप लोग को इतना समझ में आना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज सिलेंट्रेट्स। फिर थर्ड आ जाता है मेसोडर्म वाला, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक थर्ड लेयर आ जाती है मेसोडर्म की, जो कि एक डिफरेंशिएटेड लेयर होती है। ये लेयर से बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो 3 लेयर होती है ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाती है, इतना आप लोगों को समझना है, ठीक है। देन अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, दोज एनिमल्स इन व्हिच द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये आप लोगों को कब समझ आएगा? जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे। दे हैव अ थर्ड जर्माइनल लेयर दैट इज मेसोडर्म, ठीक है। अब इनके पास में क्या होता है? एक थर्ड जर्माइनल लेयर होता है। जर्माइनल लेयर कब कहेंगे उसे, ठीक है, क्योंकि वहां से जो है अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे जर्माइनल लेयर कहेंगे इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था मेसोग्लिया का, दैट इज मेसोग्लिया कैसा होता है? असेल्युलर होता है, असेल्युलर होता है, ठीक है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। नाउ, ठीक है, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिंपल सा है, प्लेटी एलिमेंट से कॉर्डेट्स तक के जितने भी आप लोग के फाइलम है सब में क्या मिलता है? एक ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर मिलती है। 3 लेयर का बना हुआ बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बाहर आता है एक्टोडर्म, अंदर की तरफ आता है मेसोडर्म और फिर इनसाइड क्या आता है? एंडोडर्म। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग एम्ब्रियोज, ठीक है, उनके जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज होते हैं इस तरीके से उनका बॉडी लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर किस तरीके से अरेंज्ड होता है? बाहर की तरफ आएगा एक्टोडर्म, अंदर की तरफ, ठीक है, इनके बीच में क्या आता है? मेसोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, और एक अंदर वाली लेयर बनती है जो कि क्या बनाती है? एंडोडर्म बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीलोम। अब सीलोम क्या है? लेट्स सी व्हाट इज सीलोम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी क्या होती है? देखो, सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है, किसी भी कोई भी आप ठीक है ले लो, जैसे एनालिड्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? ये इनका बॉडी वॉल है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे बॉडी वॉल में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर लेयर्स बनते हैं, फिर फैट लेयर आता है, फिर मसल लेयर आता है। तो ये पूरा जो है बॉडी वॉल का पूरा एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी बॉडी वॉल है। अब इसके अंदर जो है कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी किस तरीके से बन रही है? ये पूरी कैविटी नहीं है, इसके अंदर जो है एलिमेंट्री गट पास होता है, ठीक है, दिस इज एलिमेंट्री गट, ठीक है। अब ये कैसा होता है? ये गट वॉल है। गट वॉल मतलब आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल, जो आप लोग का माउथ से लेके, ठीक है, ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन्स है, फिर एनल रीजन से जो आउट होता है, ये पूरा एक कैनाल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कहीं पे भी ऑब्स्टेकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा एक ओपन कैनाल होता है, ठीक है, जो फर्स्टली ओपन होता है फ्रॉम योर माउथ एंड लास्टली ओपन होता है थ्रू एनल रीजन, ठीक है, एनस के थ्रू ओपन होता है। तो ये पूरा एक ओपन कैनाल है, जिसके बीच में अगर आप देखो, ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट अगेन, जिसके बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पर बना दिया मैंने एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये आप लोग का गट वॉल हो गया, सपोज करो। तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज योर, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज योर बॉडी कैविटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर बाकी के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में क्या है? लीवर प्रेजेंट है, ठीक है, और अदर किडनीज प्रेजेंट है, स्प्लीन प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। तो ये सारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बॉडी सीलोम के अंदर सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी, ठीक है। सीलोम इज नथिंग बट कैविटी। और ये कैसी कैविटी होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, और बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता है सीलोम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या समझ आया आप लोग को कि जो बॉडी है, पहला तो इसका ये पूरा एक लेयर हो गया बॉडी का, इसके बीच में गट वॉल पास करता है, ठीक है, गट वॉल पास करता है। तो ये तो गट वॉल हो गए, यहाँ पे इसका पूरा क्या है? बाहर के लेयर्स है गट वॉल्स के, और यहाँ पर क्या है? बॉडी के लेयर्स है। तो इन दोनों के बीच में तो स्पेस है ना, ये स्पेस में क्या है? बेसिकली इसी स्पेस को हमने क्या कह देना है? दिस इज योर कैविटी, बॉडी कैविटी, जिसे हम सीलोम कहते हैं। तो ये सीलोम जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम यूसिलोमेट कहेंगे, जिसके अंदर एब्सेंट होता है उसे हम असीलोमेट कहेंगे। जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है एब्सेंट, जैसे कि असेल्युलर, ठीक है, और असीलोमेट आपने देख लिया, ठीक है। तो असेल्युलर जिसके अंदर सेल्स
नहीं है, और असीलोमेट मतलब जिनके अंदर सीलोम नहीं है. सीलोम इज व्हाट? दैट इज द बॉडी कैविटी. कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम. तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन वो किससे लाइन की हुई होनी चाहिए? लाइन मतलब इंटरनली. ऐसे आप देखो कि इधर से दो इसके बॉर्डर्स बन रहे हैं, तो ये किससे बन रहे होंगे? मीजोडर्म से बन रहे होंगे. जो आप लोग का कौन सा मिडिल वाला जर्माइनल लेयर था, उससे यहाँ पर क्या बन रहे होंगे? मीजोडर्म के दो लेयर होंगे, एक यहाँ साइड वाला और एक गट वॉल वाला, जिसके बीच के जो कैविटी होती है या फिर जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं. तो ये सीलोम किससे लाइन किया हुआ होता है? लाइन मतलब बॉर्डर बनाया हुआ होता है उसका, तो दैट इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म. किसका मीजोडर्म होता है? एक तो बॉडी वॉल का मीजोडर्म होता है बॉर्डर, और एक गट वॉल का मीजोडर्म होता है. ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं? सीलोम. एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स. एग्जांपल एनालिड से लेकर पूरा कॉर्डेट्स. ठीक है, इनके अंदर क्या मिलता है? सीलोम देखा जाता है, बॉडी कैविटी देखी जाती है जिसके अंदर इनके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, ये पूरा क्या है? दिस थिंग इज योर मीजोडर्म. ठीक है, ये मीजोडर्म है जो कि यहाँ पर से भी पास कर रहा है. वेरी मच क्लियर अगर आप देखो. ठीक है, यहाँ से भी पास कर रहा है, तो ये पूरा मीजोडर्म है. और ये जो है बेसिकली ये कैविटी बन रही है, ये किसके अंदर बन रही है? ये मीजोडर्म और एंडोडर्म के अंदर बन रही है. एक्टोडर्म और मीजोडर्म के अंदर बन रही है क्या? नहीं, ये किसके अंदर बन रही है? मीजोडर्म के अंदर ही कैविटी बन रही है. तो ये बाहर साइड से भी ये मीजोडर्म से लाइंड है और इनर साइड से भी ये मीजोडर्म से लाइंड है. इनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, यस, दैट इज कॉल्ड एज सीलोमेट. तो ये सीलोमेट को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज यू सीलोमेट. ठीक है, यू सीलोमेट भी इन्हें कहा जाता है. क्वेश्चन में आप लोग को एग्जाम में आप लोग को सीलोमेट के लिए भी आ सकता है, यू सीलोमेट के लिए भी. तो यू देख के डरना नहीं है. यू का मतलब होता है ट्रू. जैसे अ का मैंने एब्सेंट बताया, यू एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है क्या? ट्रू. तो ये हो जाता है सीलोमेट की कहानी. नेक्स्ट आता है फिगर 4.3. ये देख लिया. इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. अब यहाँ पर ये इसका केस आ जाता है. यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट तो है, लेकिन किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट. स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, बिखरा हुआ. पाउचेस मतलब इस तरीके से स्मॉल के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. ठीक है, पूरी तरीके से उसका बॉडी वॉल और गट वॉल जो है पूरी तरीके से लाइंड नहीं है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग बने. अब इसको हम सूडो क्यों कहेंगे? सूडो का पहले मतलब क्या होता है ये समझ लो. फॉल्स सीलोम इनके अंदर बना है. तो सीलोम बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है, ये पूरा सीलोम बन गया है, बॉडी कैविटी बन गई है. लेकिन ये किसके अंदर बेसिकली बन रही है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बन रही है, और उसके बीच में भी स्कैटर्ड वे में पाउचेस प्रेजेंट है. मतलब ये पूरा कंप्लीट सीलोम नहीं बना है. ठीक है, यहाँ पर जो है स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है. और दूसरा कि ये मीजोडर्म के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे हम ट्रू सीलोमेट कहते हैं, यू सीलोमेट कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं, जिनके अंदर ट्रूली सीलोम प्रेजेंट होता है. ट्रू सीलोम क्या है? जो मीजोडर्म के पूरे लाइनिंग के बीच में एक कैविटी बने, तो उस कैविटी को हमने क्या कह देना है? सीलोम कह देना, ट्रू सीलोम. तो यहाँ पर सीलोम तो बन रहा है, लेकिन वो किसके अंदर बन रहा है? वो मीजोडर्म के अंदर तो नहीं बन रहा, क्योंकि मीजोडर्म के अलग अलग पाउचेस प्रेजेंट है. ये जो कैविटी बन रही है ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में बन रही है. तो क्या ये ट्रूली सीलोम बना रहा है? क्या ये क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? सूडो सीलोमेट. अब यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? असीलोमेट कहेंगे. ठीक है, असीलोमेट मतलब एब्सेंस ऑफ सीलोम, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, बिना नेमिंग करे आप बता दो ये वाला कौन सा लेयर है, फिर ये कौन सा लेयर है, और फाइनली ये कौन सा लेयर है. दिस इज योर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? ये पहले तो कौन सा ब्लास्ट इसका बता रहा है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ये, राइट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तो क्या ये सीलोमेट है क्या? नहीं. लेकिन यहाँ पर भी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या ये सीलोमेट है क्या? यस. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में सीलोमेट्स होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही असीलोमेट होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक है तो उसके अंदर जो है ठीक है सीलोम मिलता ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर ये केस हो जाता है किसका? सीलोमेट, असीलोमेट और सूडोसीलोमेट का. यहाँ पे क्या लिखा? सच बॉडी कैविटी बीच इज कॉल्ड एज सूडोसीलोम. बॉडी कैविटी को हम सूडोसीलोम कहेंगे, और एनिमल्स जिसके अंदर क्या आते हैं? सूडोसीलोम आते हैं, उन्हें हम सूडोसीलोमेट्स कहेंगे. एग्जांपल एस्केलमेंथस. एक एग्जांपल है सूडोसीलोमेट का, एस्केलमेंथस. द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड असीलोमेट. जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स. प्लेटिहेल्मिन्थ्स किस में आता था? ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता था. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता था. और डिप्लोब्लास्टिक में कौन आता था? सिलेंट्रेट्स आते थे. सिलेंट्रेट्स वर इंक्लूडेड अंडर डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, उनके अंदर दो ही लेयर होता है, और किसका लेयर होता है? मेसोग्लिया. एक थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है. ठीक है, तो वो मेसोग्लिया हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंटेशन. ठीक है, सेगमेंटेशन क्या होता है? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. ठीक है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी डिवाइड होती है इनटू सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब तो समझ आता है एक पर्टिकुलर पार्ट है. ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर पार्ट है, फिर एक पर्टिकुलर पार्ट. इस तरीके से पूरा उन्होंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बन गया. तो इसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं. तो सेगमेंटेशन तो हमारे फिंगर्स पे भी मिल रही है. अगर आप अपनी फिंगर्स चेक करो तो उसके ऊपर भी बहुत सारी लाइनिंग्स मिल रही है.
तो हमारी फिंगर्स जो होती है क्या वो सेगमेंटेड है? वो सेगमेंटेड है, यस वो सेगमेंटेड तो है, लेकिन मेटामेरिज्म जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो रिपीटेडली रिपीटेशन नहीं शो कर रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म का आप लोग को एक एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज अर्थवर्म। द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली, जहां पर सिर्फ एक्सटर्नल डिवीजन हो उसे हम सेगमेंटेड तो कहेंगे, लेकिन इंटरनली सेगमेंटेड नहीं है, इस वजह से हम उसे मेटामेरिस्टिकली सेगमेंटेड नहीं कहेंगे, ठीक है। सेगमेंट्स विद serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomena is called as what? Metamerism. Very simple, बहुत easy से समझ आ जाएगा आप लोगों को, आगे आप एनालिडा में देखोगे तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में जो बॉडी का बेसिकली समझो ये अर्थवर्म की बॉडी है, तो यहाँ पर जिनके बॉडी के ऑर्गन्स और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिपीट करते हैं, ठीक है। नाउ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, इसको देखते क्या होता है ना। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates. पहले तो जिनके पास में chordate होता है, ठीक है, जिनके पास में notochord होता है, notochord एक structure है, वो क्या है वो बाद में समझाऊंगी। अभी पहले आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि जिनके पास में notochord होता है उसे हम chordate कहते हैं, नहीं होता है non-chordate। सिंपल, notochord रहा तो chordate, नहीं रहा तो non-chordate। अब chordate के अंदर भी एक vertebrata होता है और एक chordata होता है, वो आगे समझेंगे, ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है समझो। हमारा जो एम्ब्रियो मतलब जो भी एक पर्टिकुलर एनिमल का एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, सपोज करते हैं इस तरीके से डेवलपिंग कोई एम्ब्रियो है, ठीक है, इस तरीके से डेवलपिंग कोई एम्ब्रियो है, तो इनके आउटर वाले स्ट्रक्चर में ना नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेट्स राइट अगेन, ठीक है, इस तरीके से एक कोई भी डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो है, किसी भी एनिमल का ले लो, तो सपोज करते ह्यूमन का ही ले लो सबसे पहले, ठीक है। एक रफ स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूरल ट्यूब, ठीक है, आगे आप लोग को है वो न्यूरल ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये एम्ब्रियो में दिखाई देता है, बड़े होते होते ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नोटोकॉर्ड। अब ये किससे डिराइव होता है? ये डिराइव होता है मेसोडर्मली। तो इसका ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। जो हमारा बीच वाला मेसोडर्म लेयर था, जर्माइनल लेयर, वहां से मैंने बताया कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर आता है नोटोकॉर्ड। अब मेसोडर्म जो है ना, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या बनाता है? मसल्स बनाता है और बोन्स बनाता है। तो मसल्स और बोन्स किसके बनते हैं? बोन्स किसके बनते हैं? बेसिकली मेसोडर्म के बनते हैं। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है, दिस नोटोकॉर्ड इज बेसिकली गेट डिफरेंशिएटेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। वो कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? जो हमारे बॉडी में पीछे हमें फील होता है, ठीक है, पूरी एक रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, वो पूरी लॉन्ग हमारे बॉडी में रन करती है, ठीक है, अपर रीजन में रन करती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। वो किससे बना होता है? नोटोकॉर्ड से बना होता है। तो एम्ब्रियो, जब हम भी एम्ब्रियो थे, तो ये वर्टिब्रल कॉलम पहले क्या था? नोटोकॉर्ड था। अब ऊपर जो न्यूरल ट्यूब मैंने बताया, ये आगे जाके क्या बनाएगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। तो ये हो जाता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल मतलब पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो हमारा जो बैक वाला पार्ट है उसे हम डॉर्सल कहते हैं। डॉर्सल मतलब बैक, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉर्सल का अपोजिट क्या होता है? पहले तो वो भी देख लो। डॉर्सल का अपोजिट होता है वेंट्रल। वेंट्रल मतलब फ्रंट वाला पोर्शन, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है कुछ एनिमल्स में, ठीक है। पूरे एनिमलिया में नहीं देखा जाता। किस में देखा जाता है? सिर्फ कॉर्डेट्स में देखा जाता है, जिनके अंदर कॉर्डेट्स, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं। एनिमल्स विद दिस आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट। तो ये नोटोकॉर्ड सिर्फ किस में मिलेगा? कॉर्डेट्स में मिलेगा। आर्थ्रोपोडा में मिलेगा क्या? नहीं। मॉलस्का में, एकाइनोडर्म्स में मिलेगा क्या? नहीं। तो ये सिर्फ किस में मिलता है? फाइलम कॉर्डेटा में मिलता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे आगे।